हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बच्चा एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया यानी जीवाणु को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस मिल सकें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। आपने बैक्टीरिया का भी नाम सुना होगा। देखिए, हम लोगों ने वायरस को पढ़ लिया था, ठीक है। वायरस से रिलेटेड जो भी बातें थी, कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है, वायरस वाले टॉपिक के अंदर। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो माइक्रोब है आपका, यानी सूक्ष्म जीव, जो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है ये, ठीक है, जिसको आप कीटाणु के नाम से भी जानते हैं। हालांकि जो बैक्टीरिया है ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। हालांकि वायरस से अभी तक आप देख सकते थे कि वायरस एक किसी प्रकार का हमें लाभ नहीं पहुंचा रहा था, केवल हानि पहुंचा रहा है। लेकिन बैक्टीरिया से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको लाभ पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो होता है बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जिसको आप जीवाणु या बैक्टीरिया के नाम जान रहे हैं। इसके हम डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ साथ इसके जनरल कैरेक्टर्स को भी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया का डिस्कवरी कैसे हुआ है, बैक्टीरिया का क्या नेचर है, इसके क्या जनरल फीचर्स हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर बच्चों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछा गया ये टॉपिक है आपका, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और ये क्लास बाइलिंगुअल होगी। डैट मीन बाइलिंगुअल का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पर हम जो कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में नोट्स बना रहे हैं वो इंग्लिश में नोट्स बनाएं, और जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में नोट्स बना रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स दोनों में बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं बैक्टीरिया का डिस्कवरी। पहले उससे पहले हम अपने बारे में बता दें, ठीक है। हम 7 सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते चले आए हैं। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 2 सालों से, ऑफलाइन में पहले ही हम पढ़ाते थे, कह सकते हैं, अपने कोचिंग सेंटर में, कह सकते हैं, ठीक है। तो 7 साल से अधिक जो है हम यहाँ पर पढ़ाते चले आए हैं, जिसमें कि जूलॉजी बॉटनी के कंटेंट हम आपको अच्छे अच्छे देते रहेंगे इसी तरीके से, और देते आए हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं बैक्टीरिया का डिस्कवरी, ठीक है। उससे पहले बैक्टीरिया के बारे में एक सरल सी एक बात हम यहाँ पर कहना चाहते हैं आप लोगों से कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में सीधी सी बात है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। अगर आपने सुना है प्रोकैरियोटिक सेल, नाम सुना होगा आपने, तो प्रोकैरियोटिक सेल है एक तरीके का, अर्थात इनको प्रोकैरियोट्स में रखा गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ बैक्टीरिया की जो शाखा है उसको आप बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, कि जिसमें कि आप विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने एक पॉइंट भी लिख रखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिस्कवरी से पहले हमने एक पॉइंट लिख रखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, साइज, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी एटसेट्रा का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान कहलाता है। तो जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले, याद रखिए, ठीक है। तो जीवाणुओं का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान कहलाता है। ये बात, पहली बात तो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि देखिए, जिस तरीके से जैसे हमने लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, नीचे हमने इंग्लिश में टोटल लिखा हुआ है। तो जो बच्चे जैसे कि इस तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से नोट्स बनाएं, अगर इस तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं मिक्स में, तो मिक्स वाले मिक्स में बनाएं, ठीक है। दोनों हमने कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं डिस्कवरी कैसे हुआ है बैक्टीरिया का, किस तरीके से जीवाणु को खोजा गया है, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को खोजा, कह सकते हैं। तो ये रही आपकी थ्योरी को फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी को समझ लेते हैं कि क्या क्या आपके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या है, कह सकते हैं। बैक्टीरिया से रिलेटेड आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज कैसे हुई थी। सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में अपने द्वारा स्वनिर्मित यानी अपने द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप की सहायता से बरसात की एक बूंद का अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा, यानी सूक्ष्म जीवों को देखा या सूक्ष्म जीवधारियों को देखा, जिसे इन्होंने एनिमल स्क्यूल नाम दिया। याद रखिए, सबसे पहले जो हॉलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं ये आए, ठीक, सॉरी हॉलैंड नहीं, हॉलैंड एक प्लेस है, कह सकते हैं, ठीक है। हॉलैंड एक प्लेस है, वहां के एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो कि 1676 में क्या किया था इन्होंने अपने द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप था यानी सूक्ष्मदर्शी था उसका इस्तेमाल किया था। और उन्होंने क्या किया था, जो बरसात की जो एक बूंद होती है ना,
जो पानी बरसता ना, उसकी जो बूंद होती है, उस बूंद में देखा उन्होंने, उसका अध्ययन किया, तो उसमें कुछ उन्होंने क्या दिखाई दिए, कुछ उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, अर्थात सूक्ष्म जीवों को देखा जो कि नग्न आंखों से नहीं दिखते थे, जो केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखते थे, उनको देखा। और उनको देखने के बाद उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एनिमल क्यूल। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? एनिमल क्यूल। ठीक है, एनिमल क्यूल इसलिए कह दिया क्योंकि कुछ एनिमल जैसा था और कुछ एनिमल जैसी एक्टिविटीज कर रहा था। जैसे कि एनिमल की क्या पहचान है? पहली बात तो वो भागता है, गमन करता है, कह सकते हैं। तो उसी तरीके से एक्टिविटीज देखी उन्होंने, तो और इसको नाम दे दिया एनिमल क्यूल। और एक खास बात देखिए, आप जब आपको सेल पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, पहली लिविंग सेल की खोज किसने की गई। तो आप बताएंगे कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की खोज की, याद रखिए, पहली लिविंग सेल की खोज की, और याद रखिए उसको एनिमल क्यूल नाम दिया गया था, याद रखिए। तो यहां पर आपका देखिए, वहां से भी एक क्वेश्चन यहां पर बन गया, सेल से रिलेटेड कह सकते हैं कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1676 में क्या किया था? लिविंग सेल को खोजा था, जिसको उन्होंने कह दिया था एनिमल क्यूल्स। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल्स, याद रखिए। ठीक है, तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बरसात की बूंद में देखा, या हम कह सकते हैं कहीं कहीं पे लिखा होता है कि दांतों के खुरचे मैल को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा। दांते के जो दांत जो होते हैं ना, उसके जो खुरचा हुआ मैल है, कह सकते हैं गंदगी है, कह सकते हैं, उस गंदगी को उन्होंने माइक्रोस्कोप में लगा के देखा, तो उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रक्चर दिखे, और उनको एनिमल क्यूल कह दिया। कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है। ठीक है, तो बात दोनों ठीक है। ठीक है, जैसे आप एक्सप्लेन कर पाए, कह सकते हैं दोनों बात ठीक है। किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने बरसात की बूंद, या कह सकते हैं गंदगी को ही लेकर उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। लेकिन एक बात, ये खास बात थी कि इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा तो, लेकिन उन्होंने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नहीं कहा, क्या कहा? एनिमल क्यूल कहा। क्या कहा? एनिमल क्यूल कहा। अच्छा सर, तो फिर बैक्टीरिया नाम किसने दिया? बैक्टीरिया देने वाले दूसरे एक साइंटिस्ट, जिनका नाम है एरनबर्ग। एरनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया था, याद रखिए। अब देखिए, एक बात, खास बात यह है कि सीधी सी बात है, बैक्टीरिया का श्रेय किसको जा रहा है? बैक्टीरिया का श्रेय जा रहा है पूरा पूरा किसको? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, क्योंकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही सबसे पहले जीवाणु की खोज की है, बैक्टीरिया की खोज की है। इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता भी कह सकते हैं, या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी आप यहां पर लिख सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। और इन्होंने लिविंग सेल को क्या कहा था बेटा? एनिमल क्यूल कहा था, याद रखिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, एनिमल क्यूल कहा था, याद रखिए। तो एनिमल क्यूल उस लिविंग सेल को कहा था जिन्होंने बरसात की बूंद के माध्यम से जो माइक्रोस्कोप अपना बनाया था, उसके आधार पर कह सकते हैं देखा था, कह सकते हैं। तो याद रखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था। ठीक, ये तो हो गई डिस्कवरी, कह सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लें और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में कह सकते हैं। दोनों में हमने कंटेंट प्रोवाइड किया है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, अब एक बात और है, यहाँ पे लिखा हुआ है, करा इसके बाद सन 1838 में एरनबर्ग ने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया नाम दिया। अच्छा सर, देखिए यहाँ पर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जाता है कि बैक्टीरिया नाम किसने दिया, तो आप कहेंगे एरनबर्ग ने 1838 में क्या किया था? बैक्टीरिया इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि किसने खोजा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जब खोज के चले गए थे, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया नाम दिया, यानी जीवाणु नाम दिया। फिर एक साइंटिस्ट और है, सर्वप्रथम लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट है, नाम सुना होगा आपने, अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो पास्चर का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो करा सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने इन्हें फर्मेंटेशन तथा डीके, सड़े पदार्थ का अध्ययन किया तथा बताया कि बैक्टीरियल सेल अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती है। सीधी सी बात है, जो लुईस पास्चर साहब है, उन्होंने कहा कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, किण्वन की जो क्रिया होती है, या सड़ने की जो प्रोसेस होती है, उसमें ये बताया कि उसमें बैक्टीरिया अपने आप नहीं पनपता है, कह सकते हैं अपने आप नहीं बनता। ये बात बताई थी किसने? लुईस पास्चर ने, याद रखिए। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट और है, उन्होंने क्या किया था, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम।
हैंस क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को रंगना शुरू किया था, जिससे कि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी जो है इनको समझ में आ जाए, कह सकते हैं पूरी तरीके से। तो बैक्टीरिया को रंगने की जो प्रोसेस है, बैक्टीरिया को रंगने की जो प्रोसेस है बच्चों, वो किसने शुरू की थी, याद रखिए किसने शुरू की थी, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने शुरू की थी, याद रखिए किसने शुरू की थी, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट है बच्चों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। तो एक बात यहां पर लिख रखी है कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, स्टेन मतलब क्या होता है, अभिरंजन होता है, क्या मतलब होता है इसका, अभिरंजन माने रंगना कह सकते हैं, ठीक है, अभिरंजन बोलते हैं स्टेन करने को। तो कह रहा बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को प्रपोज किया, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो प्रोसेस होती है पूरी, उसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। कह रहा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को प्रपोज किया, यानी प्रतिपादित किया, जिसे ग्राम स्टेनिंग मेथड भी कहा जाता है, याद रखिए। यानी जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम है बच्चों, हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को रंगने की प्रोसेस दी थी, जिससे कि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज का पता चल सके कि बैक्टीरिया किस नेचर का कह सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के नेचर को समझने के लिए इन्होंने स्टेनिंग प्रोसेस दी थी, अर्थात अभिरंजन क्रिया विधि कह सकते हैं, दी थी, याद रखिए। और इन्होंने इस क्रिया विधि को नाम दिया था अपने नाम पे, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक या ग्राम स्टेनिंग मेथड, याद रखिए। या हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में भी है, पढ़ना भी है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले ज्यादातर स्पेशली ध्यान दें, और बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बैक्टीरिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैक्टीरिया को समझने के लिए बेसिक पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखिए, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो हो गई बात कि बैक्टीरिया को रंगने की प्रोसेस, यानी बैक्टीरिया को अभिरंजन करने की एक टेक्निक भी दी थी, किसने, क्रिश्चियन ग्राम ने, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम इनका नाम है, और इनके नाम पर जो है इस टेक्निक का नाम पड़ा है ग्राम स्टेनिंग मेथड या ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कह सकते हैं। ये हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए बात करते हैं आगे, अभी डिस्कवरी चल रहा है बैक्टीरिया का, ठीक है बच्चों, अभी डिस्कवरी चल रहा है। तो लिखा है सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने बताया कि एनिमल सेल में एंथ्रेक्स डिजीज, जो एनिमल्स होते हैं यानी जानवर जो होते हैं, ह्यूमन को छोड़कर जितने भी जो जानवर है उनकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन को छोड़कर जितने भी आपके जो एनिमल्स है उनकी बात कर रहे हैं। कह रहा है सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने बताया कि एनिमल सेल में एंथ्रेक्स डिजीज तथा ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस एवं कोलरा एटसेट्रा डिजीज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा होती हैं, ठीक। रॉबर्ट कोच कौन है बच्चा, रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया था कि जो एनिमल्स में जो एंथ्रेक्स डिजीज हो रही है, और जो मनुष्य में टीबी जैसी डिजीज हो रही है, या हैजा जैसी यानी कोलरा जैसी डिजीज जो हो रही हैं, वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होती हैं। किसके इन्फेक्शन होती हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन। ये किसने बताई थी बात, रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताई थी, याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर लिखा है तथा इन्होंने एक पॉइंट और लिखा है, इन्होंने एक बात और लिखी है, देखिए क्या लिखी है, करा है तथा इन्होंने जीवाणुओं द्वारा रोग की उत्पत्ति एक सिद्धांत दिया था, याद रखिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। आप जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ज्यादा याद रखिए, क्योंकि ये ज्यादातर लिखा होता है हर जगह, कह सकते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी यहां पर दी थी, कह सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज उत्पन्न होता है, इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है, कह सकते हैं। और इस सिद्धांत को उन्होंने आगे चलकर, क्योंकि इनका नाम था रॉबर्ट कोच, तो इन्होंने अपने ही नाम पर इस सिद्धांत का नाम मेंशन कर दिया, नामित कर दिया, कह सकते हैं, जिसको नाम, इसका नाम था कोच पोस्टुलेट्स, ठीक है, कोच पोस्टुलेट्स इसको कहा था, इस सिद्धांत को कह सकते हैं। यानी अपनी जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो दी थी, उसको उन्होंने आगे चलकर कोच पोस्टुलेट्स भी कहा, कह सकते हैं, क्योंकि ये रॉबर्ट कोच ने दिया ये सिद्धांत, कह सकते हैं। इसीलिए कोच पोस्टुलेट्स आपसे पूछा जाता है कि कोच पोस्टुलेट्स या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया है, तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट कोच साहब ने दिया, याद रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये हमने यहाँ पर हिंदी मिक्स किया करके लिखा रखा है, और यहाँ पर हमने टोटल इंग्लिश में रखा है। तो जो बच्चे जिस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों मेथड, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हमने क्लास रखी है, कह सकते हैं। अगला एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस कार्य के लिए इन्हें 1905 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और इस कार्य के लिए इन्होंने 1905 में क्या किया था, नोबेल प्राइज मिला था, अर्थात इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी यानी रोगों की, जीवाणु द्वारा रोगों की उत्पत्ति, यानी रोग कैसे उत्पन्न होते हैं जीवाणु के द्वारा, एक थ्योरी उन्होंने बनाई थी, और इसको आगे चलकर उन्होंने कोच पोस्टुलेट्स भी कहा था, कोच पोस्टुलेट्स भी कहा था, याद रखिए। अब आए एक और साइंटिस्ट। अब बात आती है कि सर बैक्टीरिया किस किंगडम में रखा जाता है,
कोई जगत वगैरह है क्या इसका जिसको बैक्टीरिया को रखने का कह सकते हैं, कोई प्रावधान बनाया गया हो कह सकते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया को जैसे कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस किंगडम के अंदर मेंशन करते हैं? बिल्कुल है। एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल नाम के, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, 1800 पहले बैक्टीरिया को रखा जाता था प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्या, प्रोटिस्टा आपने नाम सुना होगा, जिसमें प्रोटोजोआ अमीबा वगैरह आप पढ़े होंगे, उस वाले किंगडम की बात कर रहे हैं हम। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ये इसको पहले रखा गया था बैक्टीरिया को, याद रखिए। लेकिन जब अर्नेस्ट हेकल आए, उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट जो अन्य प्रोटिस्ट है कह सकते हैं, तो उनसे ये बिल्कुल अलग है कह सकते हैं, तो इसको इसमें रखने की जरूरत नहीं है। और पहली बात तो ये था कि जो आपका बैक्टीरिया होता है ये आपका प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोट्स है। आपने प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल पढ़ा होगा ना, तो प्रोकैरियोट्स है ये, क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक है तो सीधी सी बात है कि प्रिमिटिव या इनिशियल टाइप की सेल होगी। अब सीधी सी बात है कि प्रोटिस्टा में तो यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक वाले सेल वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। भाई उसमें तो एडवांस सेल होती है, सब कुछ पाया जाता है, न्यूक्लियस भी होता है, बाकी सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह भी पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसे सारी चीजें कंडीशन तो अप्लाई नहीं होती है। तो सीधी सी बात है कि इसको प्रोटिस्टा से हटाकर पहले प्रोटिस्टा में ही रखा गया था बैक्टीरिया को, याद रखिए। किंगडम प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया को रखा गया था, लेकिन उसके बाद में जब इसकी प्रॉपर्टीज को छाना भी ना गया, बाकी साइंटिस्ट ने इस पर सवाल उठाया, तो क्या किया इन्होंने, प्रोटिस्टा से हटाकर एक नया किंगडम बना दिया, जिसको कह दिया किंगडम मोनेरा। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा से हटाकर मोनेरा में शामिल कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि सर बैक्टीरिया किसका मेंबर है, तो आप कहेंगे किंगडम मोनेरा का मेंबर है। और किंगडम मोनेरा एक ऐसा जगह है जिसमें कि सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीवधारियों को रखा गया, याद रखिए, ठीक है। तो अर्नेस्ट हेकल ने 1866 से में कह सकते हैं 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा से हटाकर इसको किंगडम मोनेरा में शामिल किया, किसको, बैक्टीरिया को कह सकते हैं। तो ये बहुत थ्योरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, क्या सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं कह सकते हैं। तो लिखा है बैक्टीरियल सेल आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती हैं, कामा माइक्रोस्कोपिक होती है, यूनिसेलर होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सीधी सी बात है। अब भाई सीधी सी बात है कि बहुत सिंपल टाइप का जीव है कह सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है ना, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेगा कह सकते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। यूनिसेलर है, यूनिसेलर का मतलब है कि इसके अंदर केवल एक ही सेल पाई जा रही है, एक ही सेल प्रेजेंट है, और एक सेल के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है कह सकते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, दे हैव ओनली वन सेल कह सकते हैं, तो ये बात भी याद रखिए। तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जीवधारी है। फिर कह रहा है इट इज कॉस्मोपॉलिटन या ओमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन वाटर, सॉइल, एयर, लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है ये सर्वव्यापी है, सर्वत्र है कह सकते हैं, यानी हर जगह पाया जाने वाला जीव है कह सकते हैं। हर जगह जीव, हर जगह पाया जाने वाला जीवधारी है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, बैक्टीरिया के नाम से जानना, याद रखिए। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये वाटर में भी पाया जाता है, याद रखिए, सॉइल में भी पाया जाता है, एयर यानी हवा में भी पाया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के ऊपर भी पाया जाता है, यानी लिविंग प्लांट्स एंड लिविंग एनिमल्स के ऊपर भी पाया जाएगा, और जो नॉन लिविंग प्लांट और नॉन लिविंग डेट मीन मरे हुए कह सकते हैं, तो मरे हुए प्लांट और मरे हुए एनिमल्स पर भी ये पाया जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सर्वव्यापी। इसका मतलब क्या है, सर्वव्यापी, यानी हर जगह पाया जाने वाला या सर्वत्र कह सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है, या ओमनी प्रेजेंट आप इसको कहेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि बैक्टीरिया बहुत सिंपल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलर यानी एक कोशिकीय होता है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सीधी बात है कि यहाँ पर प्रारंभिक प्रकार की कोशिका इसके अंदर पाई जा रही है। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा सेल वॉल इज फाउंड इन बैक्टीरिया। सीधी सी बात है, प्लांट सेल अगर आपने पढ़ा है तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर सेल वॉल सेलुलोज वगैरह बनी होती है, हेमीसेलुलोज वगैरह बनी होती है, लेकिन यहां पर सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन यानी पेप्टिक एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, पेप्टिक एंड ग्लाइकोजन के द्वारा जो है बनती है कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने करते हैं यहां पर लिखा सेल वॉल इज फाउंड इन बैक्टीरिया विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। यानी यहां पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, याद रखिए, ठीक है। और लिखा है कि इसमें 2 टाइप्स की शुगर प्रेजेंट होती है। कह रहा है कि
2 टाइप्स ऑफ शुगर आर फाउंड इन इट सेल वॉल, यानी इनकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहा जाता है बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर क्या होता है, उसमें शुगर भी पाया जाता है। 2 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी सर? विच इज कॉल्ड, लिखा है NAG एंड NAM। NAG को आप बोल सकते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और NAM यानी नाम जिसको जो कि लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड। तो यहां पर कह रहा है 2 प्रकार की शर्कराएं भी, शुगर भी प्रेजेंट होती हैं सेल वॉल यानी कोशिका यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के अंदर, कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सर, कह रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। सीधी सी बात है, हमने कहा ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन से बताया? प्रोकैरियोटिक। अब जानते हैं आपकी प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यानी प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं। सीधी सी बात है कि इसमें सारी चीजें एडवांस नहीं होंगी, सारी चीजें प्रिमिटिव टाइप की हों, कहने का अर्थ है। अब जब प्रिमिटिव टाइप की है तो सारी चीजें एडवांस थोड़ी होंगी। तो सीधी सी बात है, लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसका जो क्रोमेटिन थ्रेड होगा वो डायरेक्टली कहां पर होगा? डायरेक्टली, देखिए ना, इसमें कहीं न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अगर हम यहां पर इस तरीके से बनाते तो हम कहते कि हाँ ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दैट मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के केस में। भाई आप न्यूक्लियस आप पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन थ्रेड होता है, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको न्यूक्लियोलस कह देते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो इसमें केवल क्रोमेटिन थ्रेड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? क्रोमेटिन थ्रेड या DNA कह सकते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है, क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है वो केवल पाया जाता है, और डायरेक्टली वो सेल के साइटोप्लाज्म यानी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में डूबा रहता है। तो यहां पर यही बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला, केंद्रक कला व न्यूक्लियोलस यानी केंद्रकाभ अनुपस्थित होते हैं इन बैक्टीरियल सेल यानी बैक्टीरियल सेल में, एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और इनके अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है उसको आप न्यूक्लियोइड कह सकते हैं या जीनोफोर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसको आप क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे कि इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे या फिर उसको जीनोफोर कहेंगे। ठीक है, यानी देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे जीनोफोर। क्या बोलेंगे? जीनोफोर। ठीक है, जीनोफोर कह दीजिए या न्यूक्लियोइड कह दीजिए, बात एक ही है, याद रखिए। ठीक, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए आपके लिए। तो ये बात क्लियर हो गई, इतनी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए सर क्या कह रहा है, कह रहा है बैक्टीरिया हैव ओनली डबल स्ट्रैंडेड। DS का मतलब क्या है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो कह रहा है बैक्टीरिया हैव ओनली डबल स्ट्रैंडेड यानी 2 रज्जुकीय कह सकते हैं, ओनली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, यानी सर्कुलर का मतलब सर्किल की फॉर्म में। इस तरीके से कहने का अर्थ है कि यहां पर DNA आपने देखा होगा इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें DNA सर्किल की फॉर्म में होगा, इस तरीके से वृत्तीय कह सकते हैं। इस तरीके का सर्कुलर DNA कैसा होगा? ऐसा होगा। और ये कैसा है? लीनियर DNA। ये वाला कैसा है? ये वाला लीनियर DNA है, और उधर वाला सर्कुलर DNA। तो यहां पर क्या कह रहा है? बैक्टीरियल हैव ओनली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA इज फाउंड, कह रहा है हुज DNA इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोन प्रोटीन। और एक खास बात समझिए, आपको जब जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल जो होती है, स्पेशली आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल हैं, एडवांस सेल हैं कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोगों में कह सकते हैं, हम लोगों में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, गुणसूत्र जो होता है या क्रोमेटिन थ्रेड जो हमारे अंदर बनते हैं, उनके गुणसूत्रों में या उनके क्रोमेटिन थ्रेड में पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाया जाता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। यानी DNA और प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाता है क्रोमेटिन थ्रेड यानी क्रोमेटिन धागे या गुणसूत्र कह सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया केस में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, याद रखिए। तो कह रहा है हुज DNA इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोन प्रोटीन बट इन इट्स प्लेस पॉलीएमाइन इज फाउंड विच न्यूट्रलाइज द DNA। और कह रहा है कि इसके स्थान पर, कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं DNA के साथ बैक्टीरिया के अंदर,
लेकिन उसकी जगह पर क्या पाया जा रहा है, पॉलीएमाइंस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, पॉलीएमाइन पाया जा रहा है। किसके केस पर, हिस्टोन प्रोटीन के केस में कह सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, जगह पर, प्लेस पर कह सकते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर यहां पर क्या पाया जा रहा है, पॉलीएमाइन पाया जा रहा है, याद रखिए। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर गुणसूत्रों के केस में या क्रोमेटिन थ्रेड के केस में, क्रोमेटिन धागे जो होते हैं जिसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, वो यहां पर नहीं है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है। और एक खास बात देखिए, इसकी जो मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इसके चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके चारों ओर, कौन सा चारों ओर सर, ये वाला, इसके चारों ओर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसी की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो लिखा क्या है देखिए, जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इनफोल्ड इनवर्ड्स टू फॉर्म मीसोसोम ऑफ ऑन विच रेस्पिरेटरी एंजाइम इज फाउंड। और एक बात देखिए, कह रहा है जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर क्या करती है, इनफोल्ड करती है, और इनफोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसी में पाए जाते हैं कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम जो कि रेस्पिरेशन में यानी श्वसन को, यानी बैक्टीरिया को श्वसन करने में हेल्प कौन करता है, मीजोसोम। और मीजोसोम क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, मुड़ने लगती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम का क्या काम है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। अगर आपसे बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो आप बताएंगे मीजोसोम में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो मीजोसोम किस लिए होता है, श्वसन करने के लिए, क्योंकि मीजोसोम के अंदर ही कुछ क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, यानी श्वसन वाले एंजाइम, श्वसन करने वाले एंजाइम कह सकते हैं, विच हेल्प इन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरियल सेल, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, याद रखिए। अच्छा, एक खास बात और लिखिए, कह रहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, कोशिकांग, जैसे कि कोशिकांग कौन कौन से, जैसे कि कोशिकांग की बात करें, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया आता है, आपका क्या आता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्जी बॉडीज आता है, ये सब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसी के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट, ये इस तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। भाई सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ भी क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, गोल्जी बॉडीज के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, करा है मेम्ब्रेन बाउंड, यानी झिल्ली द्वारा घिरे हुए कोशिका के अंग यहां पर नहीं पाए जाते, दैट मीन नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया के केस में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात। फिर लिखा है 70s टाइप राइबोसोम आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल इन विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और एक खास बात देखिए, यहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का अंग है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, याद रखिए। तो इसमें जो राइबोसोम है वो छोटा वाला राइबोसोम है, कौन सा, 70s टाइप का, जो कि क्या करता है, राइबोसोम सीधी सी बात है प्रोटीन बनाएगा। तो कह रहा है बैक्टीरियल सेल विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये पाया जाता है और ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, अर्थात प्रोटीन बनाने का काम करेगा, याद रखिए। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। तो ये तो हो गए कुछ जनरल कैरेक्टर बैक्टीरिया से रिलेटेड। ठीक है, अब बैक्टीरिया से रिलेटेड आगे के लेक्चर में हम लोग और इससे एडवांस कुछ चीजों को यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो ये हमारा बैक्टीरिया का सेशन आज का था, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने बैक्टीरिया के डिस्कवरी के बारे में बात किया और जनरल कैरेक्टर के बारे में बात किया। ठीक है, तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे वीडियोस लगातार कंटिन्यू वे में मिलते रहें बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में बच्चों। ये हमारा पहला लेक्चर था बैक्टीरिया का, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। इसी तरीके से आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे बच्चों, इसी तरीके से लेक्चर्स आपको मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।